नेहा अगवानी। वेलकम टू योर ओन लर्निंग चैनल नेहा ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ज्योमेट्रिकल शेप्स, दैट इज सिंपल ज्योमेट्री। ये चैप्टर क्लास 4 में भी पढ़ा होगा आपने, क्लास 5 और क्लास 6 में भी है। इस चैप्टर में ओवरऑल हम सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके डिटेल्स पढ़ेंगे, उनके टाइप्स पढ़ेंगे। मतलब कि हमको पढ़ना है प्लेन, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, then angles, type of angles, triangles, type of triangles, quadrilaterals, type of quadrilaterals and so on. Even circle भी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, जस्ट आपको इसके कंसेप्ट समझने हैं। इसमें आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं होते हैं टू सॉल्व, बट आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विल स्टार्ट विद प्लेन। ओके, सिंपल चीजों से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन पे जाएंगे। सो विल स्टार्ट विद प्लेन। प्लेन क्या होता है? ऑल द प्लेन सरफेस, फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। जितनी भी फ्लैट सरफेस होती है, ऑल द फ्लैट सरफेस आर कॉल्ड प्लेन। जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, ये एक फ्लैट सरफेस है, तो ये है प्लेन। इसके अलावा वॉल, वॉल भी फ्लैट सरफेस है, वो भी होता है प्लेन। फ्लोर, फ्लोर भी फ्लैट सरफेस है, वो भी होता है प्लेन। देन नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होगा? सॉरी, लाइन सेगमेंट के पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट क्या होगा? किसी भी प्लेन सरफेस में अगर हम कोई लोकेशन देते हैं तो द पॉइंट रिफर्स टू लोकेशन और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये अगर प्लेन सरफेस है, इसमें अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताते हैं कि कहाँ पर है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट। ये है पॉइंट। पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, लाइक द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज पॉइंट ए। देन नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? अगर आपने दो पॉइंट्स बनाया और उनको ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ओके, इट हैज टू एंड पॉइंट्स। दो एंड पॉइंट्स होंगे। एंड पॉइंट का मतलब क्या है? ये एक्सटेंड नहीं हो सकता, ना इस डायरेक्शन से एक्सटेंड हो सकता है, ना इस डायरेक्शन से वो एक्सटेंड हो सकता है। इसके दो एंड पॉइंट्स है, दैट मीन्स इसका फिक्स्ड लेंथ है। A line segment has fixed length. जितना भी लेंथ होगा उसका फिक्स्ड है, उसको आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते। So it has fixed length, it has two end points, it cannot be extended from any of the side. उसके बाद है रे। रे क्या होता है? रे में एक एंड पॉइंट होता है और दूसरे साइड एंड पॉइंट नहीं होगा। एंड पॉइंट नहीं होगा तो मतलब क्या होगा? एरो होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो रे है इसको हम बी इस साइड से, राइट साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। जिस तरफ एरो है हम उसको यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और जिस तरफ एंड पॉइंट है यहाँ से हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, उसको आगे पीछे हम नहीं कर सकते। तो मतलब एक साइड से तो ये फिक्स्ड है, लेकिन दूसरे साइड से ये एक्सटेंड किया जा सकता है। मीन्स इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम वन साइड and it does not have fixed length. इसका देखो फिक्स लेंथ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो उसका लेंथ कम ज्यादा हो जाएगा। तो it does not have fixed length. It can be extended from one side. और इसको लिखेंगे कैसे? जब भी हम इसका नेमिंग करेंगे तो ए, बी और ऊपर में आपको एरो बनाना है। और जब भी आप नेमिंग करते हो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो रे है उसमें एरो जिस साइड है, आपके रिप्रेजेंटेशन में भी, सिंबल में भी एरो उसी तरफ होना चाहिए, बी की तरफ। अगर आप इसको पलट के लिखते हो बी ए तो आप लिख सकते हो, लेकिन आपका एरो भी पलट जाएगा। मतलब कि ए बी और बी ए बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है। शर्त आपको जो कंडीशन है वो ये है कि जो एरो है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर भी वो ए से बी है, देखो ए से बी की तरफ एरो है, इधर भी ए से बी की तरफ एरो है, तो ये दोनों सेम है। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि रे ए बी इज इक्वल टू रे बी ए लाइक दिस, तो दिस इज रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरो बी की तरफ है और यहाँ पे एरो ए की तरफ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और जो लाइन सेगमेंट है इसको हम बोथ वे से रिप्रेजेंट
कर सकते हैं। मतलब लाइन सेगमेंट ए बी को ऐसे भी लिख सकते हैं और उसको बी ए भी लिख सकते हैं। यह है लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन, ये बोथ आर इक्वल। देन नेक्स्ट है लाइन। ओके, लाइन क्या होता है? लाइन में बोथ साइड एरो होता है, मतलब कि इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों साइड से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम, ए तरफ से भी और बी तरफ से, मतलब लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ द साइड्स का मतलब क्या हुआ? इट डज नॉट हैव फिक्स्ड लेंथ, उसका लेंथ फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि हम उसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं। और दूसरी चीज, इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड पॉइंट, इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। तो अब आपको लाइन सेगमेंट रे और लाइन में डिफरेंस समझ में आ गया। लाइन सेगमेंट हैज टू फिक्स्ड पॉइंट, रे हैज वन फिक्स्ड पॉइंट, line has no fixed point. Line segment has fixed length, ray does not have fixed length, line does not have fixed length. Line segment cannot be extended from any of the point, ray can be extended from one side, line can be extended from both the sides. तो ये इनका डिफरेंस हो गया। अब हम समझेंगे टाइप ऑफ लाइंस। नाउ वी आर लर्निंग द टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस थ्री टाइप्स के होते हैं, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस ऐसे दो लाइंस है जिनके बीच का जो गैप होता है वो इक्वल होता है। ये देखिए, ये दोनों लाइन के बीच का जो गैप है, इंटर गैप है, वो इक्वल है। आप कितना भी एक्सटेंड कर लो इसको, कहीं पर भी इनके बीच का गैप कम या ज्यादा नहीं होगा, मतलब ये कहीं पर भी टकरा नहीं सकते। तो दीज आर पैरेलल लाइंस। अगर मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊं, सपोज ये है, तो देखो आप इसको बोलोगे ये भी दोनों तो नहीं टकरा रहे हैं, तो ये भी पैरेलल होना चाहिए, बट नो, ये दोनों टकरा नहीं रहे। लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो आगे जाके ये कहीं ना कहीं जरूर टकराएंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। देन परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइन में एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल और दूसरी होती है वर्टिकल, ठीक है। इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है हमेशा, जैसे कि L होता है, L जो होता है एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है। तो ऐसे दो लाइंस को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। एक होगा, मतलब ये तिरछा बिरछा नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखोगे परपेंडिकुलर लाइंस का, तो जो सपोज ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड का कॉर्नर करने पे ये जो लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। और जो नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोई भी दो लाइन जो टकरा रही है कैसी भी हो, ठीक है। जैसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ये दोनों लाइन एक दूसरे से टकरा रही है, सो सच लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। द लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट विद ईच अदर आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हमको समझना है एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? जब भी दो रे एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके बीच का जो टर्न होता है दैट इज कॉल्ड एंगल। जैसे एक रे है ये OA, ठीक है, ये एक रे है, ठीक है, इसका वन एंड पॉइंट है और ये एरो, ये एक रे है। और एक दूसरा रे है, सपोज है OB, तो ये दोनों रे का जो एंड पॉइंट है ये कॉमन है, तो इनके बीच का जो ये गैप बना है इस गैप को बोलते हैं एंगल। ये जो गैप आपको दिख रहा है, दिस गैप बिटवीन द टू रेज इज कॉल्ड एंगल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मेजर ऑफ टर्न, ठीक है। द एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ टर्न। तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो एंगल है, इस एंगल का ये जो पॉइंट है जहां पर ये मीट हो रहा है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है, इसका वर्टेक्स है O। और ये जो दो है OA और OB, ये दोनों क्या है? इसके आर्म्स है। वर्टेक्स है O और इसके आर्म्स क्या क्या है? एक है OA और दूसरा है OB, ये दोनों इसके आर्म्स है। ओके, अब इनके बीच में ये एंगल बना है, इस एंगल का नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम दो तरह से नेमिंग कर सकते हैं। जब भी हम इसका नेमिंग करते हैं बीच में O आना चाहिए, A और B अगल बगल रहेंगे। एंगल
सिंबल है एंगल का, एंगल AOB भी हम लिख सकते हैं, बीच में O आना चाहिए, एंगल AOB। और दूसरा तरीका है एंगल BOA, एंगल BOA मतलब बीच में देखो O आएगा और A और B को आप अल्टी-पल्टी कर सकते हो, ठीक है। तो एंगल का साइन आना बहुत जरूरी है और जो इसका वर्टेक्स है वो बीच में आना जरूरी है, बाकी A और B को आप अगल बगल कर सकते हो। तो ये होता है नेमिंग करने का तरीका एंगल्स का। अब हमको पढ़ना है इसके टाइप्स। तो टाइप्स क्या क्या है एंगल के? टाइप्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीरो एंगल। ओके, जीरो एंगल क्या होता है? जब दोनों रे एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी, जैसे पहला रे जो है OB है, अगर मैं इसी रे को यहाँ पर रखती हूँ OB, और जो दूसरा रे है OA वो इसके ऊपर ही है, जस्ट ऊपर है OA, तब इनके बीच का जो एंगल है, देखो इनके बीच में कोई गैप ही नहीं है कि नहीं? अगर ये दोनों रे एक के ऊपर एक आ जाएगा, ये रे है ऐसा और ये एक के ऊपर एक ऐसे आ जाएगा, तो इनके बीच में तो कोई गैप ही नहीं बना, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो इट मीन्स दिस एंगल इज कॉल्ड 0 डिग्री। अगर आपका ऐसा एग्जाम में डायग्राम आता है, पूछा जाएगा व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल, तो आपको क्या लिखना है? 0 डिग्री। और इसका डेफिनेशन क्या होगा? द एंगल विच मेजर 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल, ठीक है। एंगल विच मेजर्स 0 डिग्री, which measures 0 degree is called zero angle. Next है acute angle. Acute angle हम किसको बोलते हैं? वो एंगल जिसका मेजर लेस देन 90 डिग्री होता है। लेस देन 90 डिग्री कैसे पता चलेगा? जब हम L शेप बनाते हैं ये होता है 90 डिग्री, और अगर ये अंदर की तरफ झुकेगा, L का जो डंडा होता है अगर वो अंदर की तरफ झुकता है तो वो लेस देन 90 डिग्री होता है, जिसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे ये है आपका L, ठीक है। अब ये जो इसका वर्टिकल लाइन है जब वो अंदर की तरफ झुकेगा, मतलब कि ऐसे बन जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। आपको बिना नापे बिना मेजर किए आप बता सकते हो कि ये 90 से लेस है, तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल विच मेजर्स लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, और इसका फिगर कुछ ऐसे बनता है। उसके बाद है नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हम किसको बोलेंगे? जिसका मेजर होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब वो कैसे बनेगा? ये जो L होता है इसका ये जो वर्टिकल हैंड है ये फैल जाएगा, मतलब बाहर की तरफ जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम ग्रेटर देन 90 डिग्री। जैसे ऐसे, इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये देखो इसमें जो L का हमारा डंडा होना था वो फैल गया, बाहर की तरफ आ गया, तो ये हो गया ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो एंगल विच मेजर्स, अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना हो तो एंगल विच मेजर्स ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। इसके अलावा है हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? नंबर 4 है राइट एंगल। तो राइट एंगल एग्जैक्टली L शेप का होता है, कुछ ऐसे, ठीक है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। L शेप का होगा, एग्जैक्टली ये होता है 90 डिग्री। तो द एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। इसके बाद है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हम किसको बोलेंगे? एंगल विच मेजर्स 360 डिग्री। जिस एंगल का मेजर 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री कैसे बनेगा? ये एक रे है OA और जो दूसरा रे है वो पूरा गोल टर्न करके वापस यहाँ तक आ गया, मतलब पूरा गोल टर्न करके वापस यहाँ पर आ जाएगा OB। तो हम इस पूरे एंगल को बोलेंगे 360 डिग्री। सो दिस इज कॉल्ड, आपका एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये 0 है कि 360? अगर यहाँ पर ऐसे मार्क किया हुआ रहेगा, ऐसे गोल बना रहेगा, तो आप समझ जाएगा कि ये कंप्लीट एंगल है। और अगर ऐसे गोल मार्किंग नहीं है तो मतलब वो 0 एंगल है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एंगल। अब एक एंगल बच गया हमारा और वो है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल क्या होगा? ये नंबर 6 है, स्ट्रेट
मेजर 180 डिग्री हो उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जैसे ये एक रे है OA और जो दूसरा रे है OB वो ऐसा है, तो ये होगा 180 डिग्री फ्लैट। ठीक है, दोनों रेज ऐसे फ्लैट रहेंगी। ठीक है, जैसे ये हमारा L होता है तो ये फैल के पूरा स्ट्रेट ऐसे हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। So this is called straight angle. So what is the definition? The angle which measures 180 degree is called straight angle. तो ये सारा हो गया टाइप ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट हमको समझना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम समझ लेते हैं इनका बेसिक। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। ये सिंगल एंगल को हम नहीं बोलते, दो एंगल्स को बोलते हैं, दो से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, ऐसे दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सपोज एंगल है 40 डिग्री और ये है 50 डिग्री, और जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो ये इक्वल टू बनेगा 90 डिग्री। तो ऐसे दोनों एंगल को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको एक एंगल दिया होगा एंड यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट एंगल। सपोज आपको गिवन है एंगल 40 डिग्री और यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री आप कैसे फाइंड करोगे, आपको उसको 90 से माइनस कर देना है। 90 माइनस 40 यानी कि 50 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट वो एंगल है जिसको हम गिवन एंगल से प्लस करेंगे तो वो टोटल 90 डिग्री हमको मिलेगा। तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों एंगल्स कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम होता है 180 डिग्री। जैसे सपोज ये टोटल 180 डिग्री है और इसमें मैं एक लाइन बना देती हूँ ऐसे। तो यहाँ पर ये दो एंगल्स है, तो ये दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो सपोज एक एंगल है 60 डिग्री तो दूसरा होगा 120 डिग्री, तभी इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल। तो सपोज आपको सप्लीमेंट फाइंड करने को बोला जा रहा है, तो वो आप कैसे फाइंड करोगे, जैसे सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री बोला जा रहा है, आप कैसे फाइंड करोगे, 180 से माइनस कर दो 60 को, आपको मिलेगा 120 डिग्री। तो किसी भी एंगल का सप्लीमेंट फाइंड करने के लिए आप उसको 180 से माइनस करेंगे और किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आप उसको 90 से माइनस करेंगे। नेक्स्ट हमको पढ़ना है सर्कल्स। सर्कल आप लोगों के लिए कोई नया वर्ड, so this is your circle। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके पार्ट्स क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आपको पढ़ना है इसका सेंटर। सो दिस इज द सेंटर। आपको पता है सेंटर क्या होता है, सेंटर वो पॉइंट है जिससे हम जब हम राउंडर को रखते हैं और रख के इसको गोल घुमाते हैं तो हमारा सर्कल तैयार हो जाता है। सो दिस इज द सेंटर। अब आप सेंटर से सर्कल तक कोई भी लाइन सेगमेंट बनाते हो, कोई भी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से सर्कल तक होगी। सपोज मैंने बनाया है OA, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो OA यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। सो व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे, कोई भी पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लिया, इसको भी अगर मैं ज्वाइन करूंगी तो ये जो OB बनेगा ये हो जाएगा रेडियस। सो व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। कितने रेडियस बनेंगे इसमें, एक सर्कल में, एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस बनेंगे। इनफाइनाइट यानी बहुत सारे, अनगिनत। ठीक है, बहुत सारे, कितने भी सारे, ऐसे ऐसे करके खूब सारे रेडियस बना सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे अगर हम एक और रेडियस यहाँ से बना लेते हैं ऐसे, सपोज ये है C, तो OC भी एक और रेडियस है। और ये जो पूरी लाइन है आप देख सकते हो ये सेंटर से पास होके जा रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से पास होके जा रहा है और उसका दोनों एंड पॉइंट सर्कल में है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है AC जिसकी दोनों एंड पॉइंट सर्कल में है और वो सेंटर से पास होके जा रहा है। ऐसे लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं
diameter. तो AC is here diameter. So what is diameter? Diameter is the line segment which has both the endpoints on the circle and passes through the center. ठीक है, अब अगर हम कोई भी एक लाइन सेगमेंट ले लें जिसका एंड पॉइंट सेंटर सर्कल में हो, तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम बोलेंगे कॉर्ड। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है PQ। ये PQ देखो एक लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल में है, तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम बोलेंगे कॉर्ड। सो कॉर्ड इज द लाइन सेगमेंट हैविंग बोथ द एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो उस हिसाब से AC भी एक कॉर्ड होना चाहिए क्योंकि उसके भी दोनों एंड पॉइंट सर्कल में है। बस फर्क इतना है कि वो सेंटर से पास होके जा रहा है और जो दूसरा कॉर्ड है वो सेंटर से पास होके नहीं जा रहा है। तो डायमीटर इज ऑल्सो द कॉर्ड, बल्कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जो डायमीटर होता है ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। सभी कॉर्ड्स में जितने भी कॉर्ड्स इसमें ड्रॉ करेंगे, इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो होता है हमारा डायमीटर। अब हम कितने कॉर्ड्स इसमें ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। डायमीटर कितने ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। जैसे एक डायमीटर मैंने ऐसे बनाया, आप ऐसे भी बना सकते हो। ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। आप इनफाइनाइट डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हो। इसमें इनफाइनाइट कॉर्ड्स बना सकते हो, ऐसे इनफाइनाइट कॉर्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो देयर आर इनफाइनाइट कॉर्ड्स, इनफाइनाइट डायमीटर्स, इनफाइनाइट radius. Center is only one. There are not infinite centers, but there is only one center और O जो है वो यहाँ पर center है। ओके, अब आप देखोगे ये जो कॉर्ड है, कोई भी कॉर्ड ले लेते हैं PQ। ये जो कॉर्ड है ये इस सर्कल को, ये जो बाउंड्री है सर्कल की, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये वन पोर्शन है, और ये दूसरा पोर्शन है। यू कैन सी 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। मतलब ये जो कॉर्ड है ये इतना पोर्शन अलग कर दिया उसने सर्कल का और इतना पोर्शन अलग। सपोज मैं यहाँ से काट देती हूँ, इससे कट कर देती हूँ, तो आप देख सकते हो सर्कल का इतना पोर्शन अलग हो जाएगा और ये वाला पोर्शन अलग होगा। तो ये जो सर्कल के पोर्शंस हैं जो बन रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉर्ड आर कॉल्ड आर्क। ये कहलाते हैं आर्क। तो ये जो आर्क है इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे? सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख देती हूँ R, तो ये आर्क हो गया PRQ। ठीक है, तो आर्क में 2 आर्क है, एक है PRQ और दूसरा है PBQ। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला है ना इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। तो इसमें 2 आर्क है, एक है माइनर आर्क। माइनर आर्क इसमें कौन सा है? आर्क PRQ, इसको हम ऐसे लिखते हैं। और जो दूसरा आर्क है ये बड़ा वाला, ये है मेजर आर्क, इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क, और ये है PBQ, और इसका भी नेमिंग हम कुछ ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये 2 आर्क है। इसके अलावा ये जो कॉर्ड है ये इस पूरे सर्कल को भी 2 भाग में बांट रहा है। एक ये वाला पोर्शन है और दूसरा ये वाला पोर्शन है। तो इस सर्कल को भी वो 2 पोर्शन में बांट रहा है। इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। एक ये छोटा वाला सेगमेंट और एक ये बड़ा वाला सेगमेंट। तो अगेन 2 सेगमेंट्स हैं हमारे पास। छोटे वाले को हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट और बड़े वाले को बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो इसमें माइनर सेगमेंट भी है हमारे पास। माइनर सेगमेंट कौन सा है? माइनर सेगमेंट है PRQ, जिसमें हम ये आर्क का निशान नहीं बनाएंगे, वो हम बनाते हैं सिर्फ आर्क में। और दूसरा है हमारा मेजर सेगमेंट। तो जो मेजर सेगमेंट है वो कौन सा है? वो है PBQ। ठीक है, PRQ जो है ये वाला पोर्शन, ये हमारा माइनर सेगमेंट है, और ये जो बड़ा वाला है ये है हमारा मेजर सेगमेंट। ये जो बाउंड्री है सर्कल की, बाउंड्री गोलाई जो है, इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ओके, दिस इज बाउंड्री ऑफ सर्कल। अब हमको पढ़ना है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। अगर आपको सर्कमफेरेंस फाइंड करने को बोला जा रहा है तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। 2 पाई r ये क्या होता है? 2 into पाई। पाई एक वैल्यू है जो कि फिक्स्ड वैल्यू होती है,
उसकी वैल्यू होती है 22/7। 22/7 ये वैल्यू होती है पाई की। उसको मल्टीप्लाई करना है आर यानी रेडियस। तो रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा किसी भी सर्कल का, वही वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी है और उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको सरकमफेरेंस का वैल्यू मिल जाएगा। तो जब भी आपके क्वेश्चन में रेडियस गिवन हो और आपको सरकमफेरेंस फाइंड करना हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। सरकमफेरेंस फाइंड करने के लिए मैं आपको दोनों फॉर्मूले बता रही हूँ। एक जब आपको रेडियस गिवन हो तब आप ये लगाओगे, और सेकेंडली जब आपको डायमीटर गिवन है। ठीक है, अगर आपको रेडियस गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, और अगर आपको डायमीटर गिवन है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वो होगा पाई इंटू डायमीटर। अगर डायमीटर गिवन है आपके क्वेश्चन में तो पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 22/7 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सरकमफेरेंस मिल जाएगा। और अगर आपके क्वेश्चन में रेडियस गिवन है तो आप 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस करेंगे तो आपको सरकमफेरेंस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके क्वेश्चन में सरकमफेरेंस गिवन है और आपको फाइंड करना है रेडियस या डायमीटर तो आप क्या करोगे, कैसे फाइंड करोगे। अगर आपको रेडियस फाइंड करना है और क्वेश्चन में आपके गिवन है सरकमफेरेंस, अगर आपको सरकमफेरेंस गिवन है और रेडियस फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, सरकमफेरेंस को डिवाइड करोगे 2 पाई से। सरकमफेरेंस को डिवाइड करेंगे 2 पाई, मतलब सरकमफेरेंस का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको डिवाइड करेंगे 2 इंटू 22/7। तो 2 इंटू 22/7 क्या होता है, ऑलवेज 44/7 होता है। तो इसका मतलब सरकमफेरेंस को आपको डिवाइड करना है 44/7 से। ठीक है, तो अगर आपको रेडियस फाइंड करने को बोला जाएगा क्वेश्चन में और सरकमफेरेंस की वैल्यू गिवन होगी तो आपको क्या करना है, सरकमफेरेंस को डिवाइड कर देना है 44/7 से, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस। और अगर आपको डायमीटर फाइंड करने को बोला जा रहा है और अगर सरकमफेरेंस गिवन हो तो आप क्या करोगे, इन दैट केस आप सरकमफेरेंस को डिवाइड करोगे पाई से। तो क्या करेंगे, इसमें सरकमफेरेंस को डिवाइड करेंगे 22/7 से। ठीक है, तो ये हमारे मेजर फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर आपको सरकमफेरेंस फाइंड करना हो, रेडियस गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे 2 इंटू पाई इंटू आर, और अगर आपको डायमीटर गिवन हो और सरकमफेरेंस फाइंड करना हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। सपोज आपके क्वेश्चन में सरकमफेरेंस नहीं गिवन है, सिर्फ आपको रेडियस गिवन है, डायमीटर फाइंड करना है, तब आप क्या करोगे, अगर आपको डायमीटर फाइंड करना है और रेडियस गिवन है, ये बहुत इजी है, रेडियस मल्टीप्लाई 2, आप रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो आपको मिल जाएगा डायमीटर, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड d = 2r। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है छोटी क्लास में। और अगर आपको रेडियस फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे, डायमीटर डिवाइड बाय 2, आप डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा रेडियस। ऐसा क्यों, क्योंकि सर्कल में आपने देखा है 2 रेडियस को मिलाते हैं तो 1 डायमीटर बनता है। सो 2 रेडियस = 1 डायमीटर, इसलिए हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डायमीटर मिल जाएगा। और अगर आपको रेडियस फाइंड करना होगा तो डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो ये पूरा था कंसेप्ट ऑफ सर्कल। नेक्स्ट इज ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं, ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर having 3 sides, 3 angles and 3 vertex। ये ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टेक्स है, वर्टेक्स A, 3 वर्टेक्स है इसके, कौन कौन से हैं, A, B and C, और इसके 3 साइड्स है। साइड्स कौन कौन से, एक है साइड AB जिसको हम BA भी लिख सकते हैं, दूसरा है साइड BC जिसको हम CB भी लिख सकते हैं, और तीसरा है साइड AC जिसको हम CA भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 3 एंगल्स। 3 एंगल्स भी है इसमें, कौन कौन से, ये देखो ये 3 एंगल्स हैं। तो एंगल्स का नेमिंग हम कैसे करेंगे, जैसे ये है एंगल A भी लिख सकते हैं हम इसको, या फिर हम लिख सकते हैं बीच में A आना चाहिए, एंगल BAC, जैसे मैंने आपको अभी एंगल के मेजरमेंट में बताया। तो एंगल BAC भी लिख सकते हैं हम इसको। सिमिलरली दूसरा है ये एंगल B और तीसरा है ये एंगल C।
तो 3 एंगल्स है इसमें, 3 एंगल्स, 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स, ये हो गया ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल के टाइप्स पढ़ेंगे। ट्रायंगल जो है बेस्ड ऑन द साइड्स 3 टाइप्स है एंड बेस्ड ऑन द एंगल्स अगेन 3 टाइप्स है। तो बेस्ड ऑन द साइड्स देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल हम उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो। ठीक है, सपोज ये ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड्स इक्वल है, ऑल 3 साइड्स इक्वल होते हैं इसके, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर सपोज ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं, 2 साइड्स आर इक्वल, और ये है आइसोसेलेस। और तीसरा होता है स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, तीनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नो 2 साइड्स आर इक्वल। नो 2 साइड्स आर इक्वल मतलब ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एंगल्स। एंगल पर बेस्ड अगेन 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स है। फर्स्ट इज राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल हम किसको बोलते हैं? वो ट्रायंगल जिसका 1 एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, जिसका 1 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होगा उसको बोलेंगे राइट ट्रायंगल। दूसरा है एक्यूट ट्रायंगल या एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं हम इसको। ये वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, ऑल 3 एंगल्स जो होंगे आर एक्यूट। आर एक्यूट मतलब वो लेस देन 90 डिग्री होंगे। तो कैसे पता चल रहा है आपको? डायग्राम देख के पता चल जाना चाहिए कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट है या ऑब्ट्यूज है। कैसे पता चलेगा? आप तीनों एंगल को देखना, ये जो एंगल है वो एल शेप का नहीं है, बट उसका जो ये साइड होता है वो अंदर की तरफ झुका रहता है। अगर ये अंदर की तरफ झुका है तो इसका मतलब वो एक्यूट एंगल है। एंड देन नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर हो, यानी कि 1 एंगल जो होगा इसका वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि ये 90 डिग्री से बड़ा है? अगेन वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था, एल जो रहता है उसका जो साइड है वो ऐसे बाहर की तरफ फैला हुआ होना चाहिए एक एंगल का। तो हम बोलेंगे इसका एक एंगल ऑब्ट्यूज है, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये नेक्स्ट हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के मेनली 2 प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है। पहला है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इफ यू हैव गिवन अ ट्रायंगल, देन किसी भी ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। सपोज एक एंगल है इसका 80 डिग्री और सपोज दूसरा है 60 डिग्री, तो तीसरा होना चाहिए 40 डिग्री। तभी इन तीनों एंगल का सम मतलब कि 80 प्लस 60 प्लस 40 जो है वो 180 डिग्री आएगा। कभी भी तीनों एंगल का सम लेस देन 180 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 180 नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या आएगा? आपको ट्रायंगल के 2 एंगल्स गिवन होंगे और तीसरा एंगल फाइंड करना होगा। तो आप क्या करेंगे? दोनों एंगल को सम करना, उसके बाद उसको 180 से माइनस करना, तो आपको मिल जाएगा थर्ड एंगल। सिमिलरली नेक्स्ट है साइड प्रॉपर्टी। साइड प्रॉपर्टी क्या होता है? सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब अगर आपने ये ट्रायंगल लिया है और इस ट्रायंगल में 3 साइड्स है, ए बी बी सी एंड सी, तीनों का कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट होगा। सपोज एक है 3, एक है 4 और एक है 5, तो ऑलवेज 2 साइड का जो सम होगा वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। इधर आप देखो 2 को प्लस करते लाइक 3 प्लस 4 तो क्या आएगा? ये 7, तो ये थर्ड यानी 5 से ग्रेटर होगा। अब अगर आप ये दोनों साइड ले लेते हो 3 प्लस 5 तो कितना आएगा? ये 8, तो ये ग्रेटर देन द थर्ड साइड हो गया, यानी कि 4 से ग्रेटर होगा। अब अगर आप ये दोनों साइड ले लेते हो इस बार 4 प्लस 5 तो कितना होगा? 9, तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? आपको कोई भी 3 साइड्स दे दिए जाएंगे
आपको ट्रायंगल नहीं गिवन होगा, सिर्फ मेजरमेंट गिवन होगा। और आपको पूछा जा सकता है कि इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विद दीज 3 साइड्स। तो आपको क्या करना है, उसको ये तीनों तरीके से ऐसे सम करके देखना है कि वो थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है देन इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ द ट्रायंगल, और अगर वो सम ग्रेटर नहीं आ रहा है या इक्वल आ रहा है या लेस आ रहा है देन इट इज नॉट पॉसिबल। तीनों वे से आपको चेक करके देखना पड़ेगा। एक या दो को आपने ट्राई किया, थर्ड को नहीं किया तो वैसा नहीं चलेगा। ठीक है, आपको तीनों वे से देखना होगा। ऑलवेज द सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब नेक्स्ट टॉपिक इज एंड द लास्ट टॉपिक इज क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल्स हम किसको बोलते हैं, वो फिगर जिसमें 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, ये 4 साइड्स है तो ये हमारा क्वाड्रिलैटरल है जिसमें 4 वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स ए बी सी डी। 4 साइड्स है ए डी बी सी सी डी ए डी, और 4 एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। So the closed figure having 4 sides, 4 angles and 4 vertex is called quadrilaterals. तो जो quadrilaterals है उसके हम 4 टाइप्स पढ़ रहे हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर वो क्वाड्रिलैटरल होता है जिसके ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं। तो सपोज ये ए बी सी डी है और अगर मान लो इसका वन ऑफ द साइड 4 सेंटीमीटर है तो सभी 4 सेंटीमीटर होगा। तो स्क्वायर इज सच अ क्वाड्रिलैटरल हैविंग ऑल 4 साइड्स इक्वल, इसके चारों साइड्स इक्वल होंगे। एंड ये जो अपोजिट वर्टेक्स होता है अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल। कितने डायगोनल्स होते हैं इसमें, 2 डायगोनल्स होते हैं, दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो ओवरऑल इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। चारों साइड्स इक्वल होंगे और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। डायगोनल्स क्या है, ए सी और बी डी, दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। स्क्वायर को पढ़ाने के बाद मैं आपको पहले रोम्बस समझाऊंगी फिर रेक्टेंगल में जाएंगे। तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस भी एक ऐसा फिगर होता है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं। इसके भी चारों साइड्स इक्वल है। सपोज ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो फिर फर्क क्या हुआ स्क्वायर और रोम्बस में, इसके भी ऑल 4 साइड्स इक्वल, स्क्वायर के भी ऑल 4 साइड्स इक्वल। जो डिफरेंस है वो ये है। तो लाइक रोम्बस क्या होता है, रोम्बस वो फिगर होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन इसके एंगल्स डिफरेंट होते हैं, दे आर नॉट इक्वल। वेयर स्क्वायर वो फिगर है जिसके चारों साइड्स तो इक्वल होते हैं और उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, एंड दैट आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होंगे लेकिन एंगल्स आर डिफरेंट। स्क्वायर के साइड्स भी इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल है। और जो रोम्बस होता है इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, वेयरएस जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल वो फिगर होता है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो साइड है ए बी ये इक्वल होगा सी डी से, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल है। सिमिलरली ये वाला जो साइड है ए डी वो इक्वल होगा बी सी से। ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। और जो डायगोनल्स होते हैं ये भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो चारों एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री होंगे। ये हो गया रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल से सिमिलर जो होता है वो होता है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड आर आल्सो पैरेलल। अपोजिट साइड्स इसके भी इक्वल होते हैं, मतलब कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल है और ये दोनों अपोजिट साइड्स भी इक्वल है। तो फिर फर्क क्या है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, वो ये फर्क है कि इसके जो एंगल्स होते हैं आर नॉट इक्वल, ऑल द एंगल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर एंड इसके डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होते हैं। मे नॉट बी इक्वल और मे बी इक्वल, हम ये बोल सकते हैं। तो
diagonals are not equal and angles are also not equal, लेकिन rectangle में diagonals are equal and angles are also equal, ये फर्क है दोनों में। लास्ट जो है हमारा वो है ट्रापीजियम। तो ट्रापीजियम क्या होता है? ट्रापीजियम वो फिगर होता है, वो क्वाड्रिलैटरल होता है जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी इकलौती एक ही प्रॉपर्टी है, वो ये है कि ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। मतलब ये वाला साइड इससे पैरेलल है बट ये वाला साइड इससे पैरेलल नहीं है। आप देख सकते हो ये वाला इससे पैरेलल है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, जो दूसरा पेयर है वो पैरेलल नहीं है। तो ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, दैट इज AB is parallel to CD। तो ये है ट्रापीजियम। तो जो स्क्वायर होता है, ऑल द स्क्वायर्स, जितने भी स्क्वायर है उसमें रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज है, उसमें रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टीज है और उसमें पैरेललोग्राम की भी सारी प्रॉपर्टीज है। सो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है या और भी एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकता है। सेकेंडली, जो रेक्टेंगल है, सारे रेक्टेंगल्स को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, ठीक है, बट ऑल द रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम्स को, सभी पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। ऑल द पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल। All the rectangles are parallelogram, but all the parallelograms are not rectangle. Similarly, all the squares are rhombus, but all the rhombus are not square. तो ये चीज़ें आपको छोटी-छोटी चीज़ें याद रखनी है। So I tried to explain all the topic of the chapter. Still, if you have any query, you can ask me in the comment section. Please subscribe my channel, like and share my videos.